आज अपन शुरू करते हैं मोहम्मद गोरी और उसका भारत आक्रमण। गोरी और भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना। देखो इससे पहले जो दो व्यक्ति थे, मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी आए। महमूद गजनवी के तो आक्रमण मेनली धन लूटने के लिए थे, आए, धन लूटा और चले गए। ठीक है। हुआ क्या, अफगानिस्तान में ये गजनी के पास में ही एक जगह है गोर। गोर में एक नए वंश का उदय हुआ, और जो शक्तिशाली किसके समय हुआ, मोहम्मद गोरी के टाइम में। ठीक है, तो लिखो गोर अफगानिस्तान में, गोर वर्तमान अफगानिस्तान में एक नए वंश, वंश का नाम था संसबनी। लेकिन ये गोरी नाम प्रदेश का रहने वाला था, गोर का रहने वाला था, इसलिए मोहम्मद को क्या कहने लगे, मोहम्मद गोरी। क्या किया, सबसे पहला आक्रमण करेगा ये मुल्तान पर। आज के वर्तमान पाकिस्तान में है ना, मुल्तान पर कब करेगा आक्रमण, 1175 ईस्वी में। मुल्तान पर आक्रमण करेगा ये 1175 ईस्वी में, हरा देगा। मुल्तान में करमाथी जाति के मुस्लिम शासक थे, उनको हरा देगा। अगली ये गलती क्या करेगा, अगला ये आक्रमण करेगा राजस्थान वाले रास्ते से होके। जैसे राजस्थान से होके आक्रमण बहुत कम हुए, पंजाब हरियाणा आज इतने लड़ाकू इसलिए हैं कि भारत पे आज तक जितने भी आक्रमण हुए सारे पंजाब हरियाणा से ही हुए हैं। ठीक है। इसने राजस्थान के रेगिस्तान में आने की कोशिश करी, आया आबू की तलहटी में। यहाँ से घूमते हुए जब माउंट आबू के एरिया में आया, तो यहाँ मिला इसको गुजरात का चालुक्य शासक मूलराज प्रथम। और मूलराज प्रथम ने 1178 में मोहम्मद गोरी को हरा दिया। लिखो 1178 ईस्वी, 1178, 75 में तो पहला हुआ, 78 में मोहम्मद गोरी को, मोहम्मद गोरी को गुजरात के चालुक्य या सोलंकी शासक मूलराज ने युद्ध में हरा दिया। ये इंपॉर्टेंट युद्ध है भाई। ठीक है। अब ऐसे करते करते देखो, इधर देखो, अब ऐसे करते करते क्या हुआ, भारत में शक्तिशाली साम्राज्य इस समय किसका था, उत्तर भारत में शक्तिशाली कौन थे, अजमेर के चौहान थे। और तो कौन होगा शक्तिशाली, अजमेर के चौहान शासक शक्तिशाली थे। चौहानों की बॉर्डर थी यहाँ पंजाब तक। और इसने क्या किया, 1186 में मोहम्मद गोरी ने पंजाब को जीत लिया। डेट लिखने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा आपको, पंजाब को जीत लिया। जब पंजाब को जीत लिया, पंजाब को जीतने के बाद क्या होगा, पंजाब को जीतने के बाद क्या होगा, देखो इधर इसकी सीमाएं किससे टकराएगी, पृथ्वीराज चौहान से टकराएगी। तो अपन पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ तबर हिंद एक जगह है, सर हिंद या तबर हिंद पंजाब में, दोनों की बॉर्डर नजदीक आएंगी तो युद्ध होगा। और युद्ध फिर वो कहाँ होगा, हरियाणा के तराइन या तरावड़ी के मैदान में, जो कहाँ है, हरियाणा में। जैसे करनाल, करनाल के आसपास का एरिया है ना, तो लिखो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध ये होगा 1191 में। दोनों तरफ से सेनाएं जाएंगी। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को, जो अजमेर का चौहान शासक था, गोरी को पराजित कर, तबर हिंद पंजाब, दोनों की बॉर्डर टकरा गई थी तो युद्ध होना तो अनिवार्य, दो शक्तिशाली शासकों की बॉर्डर टकराती है तो युद्ध होता ही होता है। अब पहले में है ना, भागती हुई मोहम्मद गोरी की सेना का पीछा नहीं किया, क्योंकि कुछ राजपूतों में वंश परंपरा होती है। और फिर वही सारी बातें कि आमोद प्रमोद में व्यस्त हो गया, दूसरे अभियान के लिए तैयारी नहीं करी। लेकिन गोरी ऐसा था कि पहली बार कोई बच्चा प्रीलिम्स में फेल हो जाए, अगली बार वो जी जान लगा के मेहनत करता है। उसने अब के इंटरव्यू तक की तैयारी कर ली थी। ठीक है। आया दोबारा, दोबारा आया
तराइन के सेकंड युद्ध में। तराइन के सेकंड युद्ध में एक तो मेवाड़ का समर सिंह जो इसका बहनोई था, मेवाड़ का गुहिल शासक समर सिंह साथ था, और दूसरा कौन था, दिल्ली का सामंत गोविंदराज। गोविंदराज ये लड़ाई लड़े, लेकिन इस बार मोहम्मद गोरी जीत गया। अब देखो मोहम्मद गोरी की जीत हुई। अब मोहम्मद गोरी की जो जीत थी वो सैनिक कुशलता की जीत थी। राजाओं में कुछ सैनिक कमजोरियां थी, लेकिन इन्होंने ठीक तरीके से लड़ा। दूसरा, इस नया नया इस्लाम था, हालांकि अभी तो नया नहीं कह सकते, इस्लाम का अभी तक प्रसार कर रहे थे। इनमें इनकी सेनाओं में वो इस्लामिक जोश भी था। अब भारत पर आज तक मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा, उसने यहाँ कोई साम्राज्य नहीं किया। महमूद गजनवी सिर्फ धन लूट के लेके गया, वो भारतीयों ने फिर से पूर्ति कर ली, लूटा हुआ धन तो फिर से पाया जा सकता है। लेकिन मोहम्मद गोरी के आक्रमणों से भारत में दिल्ली सल्तनत स्थापना हो गई, और इसलिए इसके आक्रमण जो है वो सबसे, इसको फार रीचिंग इफेक्ट वाले कहते हैं ना, दूरगामी प्रभावों वाले साबित हुए। अब देखो, अब और किस किस से युद्ध करेगा, इसको तो हरा ही दिया। मेवाड़ महाराणा समर सिंह और दिल्ली का सामंत गोविंदराज तराइन द्वितीय के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के साथ थे। राजस्थान वाली एग्जाम में पूछ लो। समर सिंह तो इसके बहनोई थे, मेवाड़ के महाराणा। गोविंदराज दिल्ली का शासक। अभी 2 दिन पहले तो लिखो, दिखाया नहीं था कि 2 दिन पहले? किसने पूछा? आप आए नहीं थे। देखो, अब किसको हराएगा भारत में, और शक्तिशाली शासक कौन कौन बच गया था? पृथ्वीराज चौहान का समकालीन कौन था? कन्नौज का घेड़वाल शासक जयचंद घेड़वाल को हराएगा। उसको कब हराएगा? 1194 में चंदावर का युद्ध होगा, चंदावर का युद्ध, और इसमें हरा देगा जयचंद्र घेड़वाल। ठीक है, जी से शुरू। ठीक है, अब देखो, अब अपन बात करते हैं मेंस के लिहाज से कि इसके आक्रमणों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, गोरी के आक्रमणों का भारत पर प्रभाव। अब सीधा सा प्रभाव यही है कि भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई है। दिल्ली सल्तनत हो गई ना स्थापना। भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी, स्थायी तुर्क राज्य की स्थापना हो गई भारत में। ठीक है, तो इसके प्रभाव तो दूरगामी पड़े ही पड़े। भारत में विदेशी शासन की स्थापना होगी। तो स्थापना कैसे हुई? देखो, स्थापना ऐसे हुई कि 1206 में गोरी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1206 में गोरी की मृत्यु। इसके कोई संतान नहीं थी, मृत्यु हुई वो निसंतान हुई है ना, के कोई बच्चे नहीं थे। 2 सेनानायक थे इसके, एक तो था कुतुबुद्दीन ऐबक, और दूसरा था बख्तियार खिलजी। वो बख्तियार खिलजी जो मैंने पहले बताया था, जिसने नालंदा को लूटा था। लेकिन बाद में ये बख्तियार खिलजी मर गया, तो सल्तनत की स्थापना कौन करेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक है ये।
हालांकि इसने शासन लाहौर से ही किया, लेकिन यहाँ से भारत में विदेशी राज्य की स्थापना हो जाएगी। तो बताने की जरूरत नहीं है कि क्या दूरगामी प्रभाव पड़े। हालांकि कुछ है ना, सल्तनत काल में कुरियन का एक ग्रुप, जैसे इरफान हबीब और ये सब मानते हैं, इससे भारत में जो प्रौद्योगिकी का विकास हुआ ना, जैसे भारतीयों ने कागज बना, खेतों में रेहट का प्रयोग या सिंचाई, जैसे तुगलकों में कृषि के सिंचाई और कृषि के लिए बहुत काम करेंगे, ऐसे भारत में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हुआ। लेकिन सारी शासन व्यवस्था ही बदल गई, देश विदेशियों के हाथों में। बिल्कुल तुर्क विदेशी थे। बाद में मुगलों का चरित्र फिर भी भारत के, लेकिन तुर्क तो विदेशी थे। दूरगामी प्रभाव यही हुआ। ठीक है, अब कुतुबुद्दीन ऐबक, अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत। ठीक है, गोरी हो गया। ये हो गया बख्तियार खिलजी का अभियान, मैंने बता दिया था। अब आते हैं दिल्ली सल्तनत पर। करो शुरू। दिल्ली सल्तनत, देखो दो तीन चीजें सुनते जाना। नाम दिल्ली, दिल्ली राजधानी थी इनकी। ठीक है, दिल्ली राजधानी रही सल्तनत टाइम। हालांकि जो अपने लोधी शासक थे, लोधियों ने आगरा को राजधानी बना दिया। ठीक है, जैसे सिकंदर लोधी ने आगरा बसाया था, लेकिन वो तो थोड़े टाइम के लिए था। दिल्ली राजधानी रही एक तो इनकी। सल्तनत इसलिए कि जो सुल्तान था, खलीफा होता है वैसे तो, इस्लामिक जगत का प्रधान कौन होगा? पूरी दुनिया में जो जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, उनका राजनीतिक और धार्मिक प्रधान कौन होगा? खलीफा। तो इन्होंने एक नया रास्ता निकाला, सुल्तान को मानने लग गए कि ये खलीफा का प्रतिनिधि है। और मुगलों ने फिर उपाधि किसकी धारण करी? बादशाह की। उन्होंने खलीफा से संबंध तोड़ दिया। ठीक है, तो सुल्तान खलीफा का प्रतिनिधि। ठीक है, अब एक वंश जिसकी स्थापना 1206 से 90 के बीच में रही, उसको ममलूक वंश भी कह देते हैं, गुलाम वंश भी कह देते हैं। ममलूक का मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता तो स्वतंत्र थे, लेकिन वो गुलाम बन गया। तो ये शब्द दिया है हबीबुल्ला ने। इनको ममलूक भी कह देते हैं, ज्यादातर गुलाम थे। ये ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये गुलाम था। ठीक है, बाद में इसका दामाद इल्तुतमिश आएगा। सारे ये दामाद जो मतलब ये गुलाम रहे थे किसी ने। पहला गुलाम वंश आएगा। ठीक है, पहला आएगा गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत। पहला वंश है गुलाम वंश। गुलाम वंश या ममलूक्स भी कह देते हैं इनको। स्वतंत्र माता पिता की वे संतान जो बाद में गुलाम बनाए गए, ये रहेगा 1206 से 90। सेकंड वंश कौन सा आएगा गुलाम के बाद? खिलजी, खिलजी वंश। खिलजी रहेगा 1290 से 1320। खिलजियों के बाद में आएंगे तुगलक। तुगलक रहेंगे 1320 से 1414। और सैयद रहेंगे 1414 से लेकर 1451 तक। और इनके बाद में आ जाएंगे लोधी। और लोधियों को हरा के मुगल पानीपत फर्स्ट में बाबर इब्राहिम लोधी को हरा देगा। इब्राहिम लोधी 1526 मारा जाएगा उसी युद्ध में। और फिर मुगलों का शासन हो जाएगा, है ना। तो फिफ्थ है लोधी। ये रहेगा 1451 से लेकर 1526 से। ठीक है, आज ये पढ़ेंगे अपन गुलाम वंश।
ये दिल्ली सल्तनत का शासनकाल था। ये यहाँ लंबे टाइम तक विस्तृत है। देखो इधर देखो, दिल्ली सल्तनत इसलिए कहते हैं, हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो 1206 से लेकर 10 तक 4 साल ही जिंदा रहा। उसने शासन कहाँ से चलाया? लाहौर से चलाया। भारत में दिल्ली से शासन कौन प्रारंभ करेगा? इल्तुतमिश करेगा, और यहाँ से दिल्ली के वर्चस्व शुरू हो गए। प्राचीन भारत में सबसे पहली राजधानी कौन? पाटलिपुत्र रही हमारी लगातार राजधानी। पाटलिपुत्र से पहले ग्रीवज रही थी, ठीक है, महाजनपद काल से ही। जब महाजनपद के जैसे हर्यक आया, शिशुनाग वंश आया, नंद वंश आया, पाटलिपुत्र, मौर्यों के टाइम पाटलिपुत्र, गुप्तों के टाइम में फिर पाटलिपुत्र, ठीक है। फिर गुप्तोत्तर काल में जब हर्ष आएगा तो पाटलिपुत्र की जगह ले लेगा कन्नौज, और कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होगा। फिर क्या होगा, दिल्ली जो था वो था महाभारत काल का स्थल, जो हस्तिनापुर था, ठीक है, हस्तिनापुर ही तो था। यहाँ से दिल्ली की किस्मत चमकेगी। तब इल्तुतमिश इसको राजधानी बनाएगा, मुगल इसको केंद्र बनाएंगे। बाद में मुगलों के समय राजधानी आगरा भी बन जाएगी, द्वितीय राजधानी, ठीक है। और करते करते अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर यहीं रहेगा। फिर ब्रिटिशर्स आएंगे तो वो पहले बंगाल पे कब्जा करेंगे, उनका मेन सेंटर कलकत्ता रहेगा, लेकिन वो 1911 में फिर से दिल्ली को राजधानी बना लेंगे, जब हार्डिंग पे लोगों ने बम फेंका था। तो 1911 से आज तक लेकर दिल्ली देश की राजधानी। तो दिल्ली का उत्कर्ष यहीं से शुरू, ठीक है। अब देखो, पहला पढ़ते हैं ममलूक या गुलाम करते हैं। गुलाम वंश शब्द भी सही नहीं है, क्योंकि सारे गुलाम नहीं थे। ममलूक कह देते हैं ना, 1206 से लेकर 90 तक। पहला शासक बनेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुब लाहौर से ही अपना शासन चलाएगा, ठीक है। तो लाहौर से ही शासन संचालन करेगा। एक ये सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करेगा, क्योंकि पहले पहले व्यक्ति को सुल्तान की उपाधि धारण करते हुए शर्म आती है। ये रेत आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि बाकी जो लोग थे वो सारे इसी के लेवल के तो थे, बाकी अमीर थे इसी के बराबर के थे, सुल्तान बनते हुए जोर आता है ना। तो अगले में क्या करेगा ये, एक तो भारत में ये बनाएगा, कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करेगा। दिल्ली में है ना, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ। और इसको पूरा कौन करेगा फिर? पूरा करेगा इल्तुतमिश, इसके बाद आएगा इल्तुतमिश। किसकी याद में बनाएगा? प्रसिद्ध सूफी संत थे ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में सूफी संत होंगे। और सूफी संत भी कौन से सिलसिले के थे? चिश्ती सिलसिले के थे। आगे सूफी संत है बताऊंगा, है ना। प्रसिद्ध सूफी संत चिश्ती, चिश्ती सिलसिले के थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, काकी की याद में, है ना। कुतुब मीनार देखिए है ना, क्या क्या मटेरियल यूज हुआ है कुतुब मीनार में? रेड सैंडस्टोन, और बीच बीच में व्हाइट मार्बल भी है कहीं कहीं, ठीक है। रेड सैंडस्टोन और व्हाइट। निर्माण पूरा करेगा इल्तुतमिश। तो एक तो हो गई इंपॉर्टेंट बात ये, ठीक है। दूसरा क्या करेगा, जैसे कुतुब मीनार कुछ कुछ ऐसी लंबी सी इमारत है ना,
उसमें जैसे बीच में ऐसी धारियां सी हैं। और क्या करेगा, और ये करेगा कि दो व्यक्तियों को ये आश्रय देगा, दो इसके टाइम में साहित्यकार होंगे। एक तो हसन निजामी जिसने कौन सी किताब लिखी थी, ताजुल मासिर। दो व्यक्तियों को ये आश्रय देगा अपने इम्पोर्टेंट। हसन निजामी है, पेट्रोनेज या आश्रय किसको देगा, हसन निजामी। हसन निजामी की किताब है ताज उल मासिर, या इसको ताजुल मासिर भी कह देते हैं, लिखने में फर्क आ जाए ना, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ताज उल मासिर। इस किताब में तराइन के युद्ध का वर्णन है ना, तराइन के युद्ध का वर्णन। और सल्तनत के आरंभिक इतिहास को जानने वाले दो इंपॉर्टेंट किताबें, एक तो ये, दूसरा है फकर मुदव्विर को देगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब। हसन निजामी जिसने किताब लिखी थी ताजुल। और क्या करेगा ये, और ये करेगा, इसके सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी अंकित है। क्यों अंकित है लक्ष्मी, क्योंकि भारतीयों के सिक्के अपना ठप्पा लगा के बनाए थे, इसलिए लक्ष्मी अंकित है, ठीक है। क्योंकि शुरू शुरू में जब सल्तनत बनी थी, जितनी भी इमारतें हैं, वो इमारतें भी ऐसी भारतीय मंदिरों को तोड़ के बना दी। तो अब ये कहेंगे उस मस्जिद में संस्कृत के दोहे लिखे लिखे ही रहेंगे भी, तुम्हारे ही सामान को तो तोड़ के बनाई। प्रारंभिक जो सल्तनत की स्थापत्य शैली है वो ऐसी थी, सिक्कों में भी लक्ष्मी माता का वो मिलता है, क्योंकि भारतीय शासकों के सिक्के इसने फिर से डाले थे, ठीक है। और क्या करेगा, एक दिन तोगान या पोलो खेल रहा हो घोड़े पे बैठ के, घोड़े से गिरेगा 1210 में। तोगान या पोलो खेलते समय, ये एग्जाम में पूछ लिया था, है ना, पोलो आरपीएससी के बहुत फैक्चुअल चलती है अभी भी। तोगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर मृत्यु। अब अब इसके भी कोई संतान नहीं थी। एक बेटा था इसका, आराम शाह। आराम शाह को लोगों ने पसंद नहीं किया, और उसको हटा के उसकी जगह कौन आ गया, इसका दामाद था इल्तुतमिश आ जाएगा, है ना। इसकी जगह अगला शासक बनेगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का समय होगा 1210 से लेकर 1200। 1200 देखो, एक तो ये सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश होगा, है ना। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक हुआ, ठीक है। ऐबक का दामाद था, आराम शाह किया गया। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि देखो, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो सिर्फ दिमागी खाका बनाया था सल्तनत, और उसका वास्तविक रूप से उसको आकार किसने दिया, इल्तुतमिश ने दिया। तो सल्तनत का ये वास्तविक। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा, मीनार का निर्माण पूरा करवाएगा। और क्या करवाएगा, ये संरक्षण देगा, किस किस को देगा, मिनहाज उस सिराज। और मिनहाज उस सिराज की फेमस किताब कौन सी है, आप ए तबकात ए नासिरी। क्यों, क्योंकि आगे नासिरुद्दीन महमूद शासक आएगा बलबन से जस्ट पहले,
उसको समर्पित करेगा, इसलिए इसका नाम तबकात नासिरी। देखो एक तो हसन निजामी और एक ये मिनाजुद्दीन सिराज, जिसको मिनाज उस सिराज, ये दोनों सल्तनत के प्रारंभिक इतिहासकार हैं, ठीक है ना, ठीक है। नासिरुद्दीन महमूद आएगा, उसको उसके समय में पूरी करेगा और उसको समर्पित करेगा, इस तबकात ए नासिरी इसीलिए कहा गया मिनाज उस सिराज, पेट्रोनेज इसने दी। ठीक है, ये दोनों किताबें इंपॉर्टेंट है। फाइंड द करेक्ट मैच आता है ना, सुमेलित कीजिए, उसमें पूछ ली, ठीक है। तुम मीनार का निर्माण पूरा कर दिया, और एक तो उज्जैन के मंदिर को लूटेगा 1235 में, बिलसा के मंदिर को लूटेगा 34 में, इसके समय में अवध का पृथु का विद्रोह होगा, वो बात भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसने अपने लिए 40 वफादार अमीरों का एक दल तैयार करेगा, और वो दल आगे चल के पहले तो रजिया को परेशान करेगा, इसकी बेटी को, और फिर नासिरुद्दीन महमूद को भी करेगा, और उनको इलाज कौन करेगा उनका, बलबन करेगा, जो रक्त एवं लोक की नीति अपनाता है। तो इसने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया है ना? तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी मतलब अपने प्रति 40 वफादार अमीरों का दल तैयार करेगा, अपने प्रति वफादार 40 तुर्क अमीरों का दल तैयार करेगा, इसको चालीसा भी कह देते हैं ना, जो इसके लिए समर्पित थे। तुर्कान ए चहलगानी अपने प्रति वफादार 40 अमीरों का दल तैयार करे, ठीक है, यही लिख लेना चाहिए। इनका दमन बाद में बलबन द्वारा किया जाएगा, बलबन इनका चुन चुन के हिसाब करेगा बाद में, कोई घोड़े से गिर के मर जाए, बाहर खेलने जाएगा, तो लौट के वापिस ही नहीं आएगा, बलबन एक एक करके इनको सबको कर दे, ठीक है। एक इसने क्या किया, मुद्रा व्यवस्था लागू करी की फिर से, तो मॉनेटरी सिस्टम, तांबे का तो क्या किया, जिंतल, और चांदी का टंका, है ना, मुद्रा व्यवस्था सुचारू रूप से, मुद्रा व्यवस्था, किसी भी राज्य ठीक से चल सके इसके लिए उसकी मुद्रा ठीक होनी बहुत जरूरी है ना, तो इसने जब शासन खुद का स्थापित, राजा अपने सिक्के चलाते थे, मुद्रा व्यवस्था में सुधार किया और 2 नए सिक्के चलाए, ठीक है, तो चलाया टंका तांबे का, ठीक है, टंका तांबे का, मेंस में आए तो मेंस के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत का सिर्फ दिमागी खाका तैयार किया था, इल्तुतमिश ने उसे एक पद, शक्ति एवं योजना प्रदान की,